अगर आप लोग मैथ्स में कंफर्टेबल हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैथ्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम यूजीसी नेट योगा का पेपर देना है, वो तो पेपर वन में मैथ्स एक यूनिट है तो हमें पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन हमारा कोर सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स, तो अगर आप मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं हो फिर भी कोई बात नहीं। एक मिनट। लेकिन मैथ्स आपकी सही नहीं है या फिर मैथ्स में आप स्ट्रगल करते हो तो चलेगा, उसमें आप इजीली जेआरएफ क्रैक कर सकते हो। मैंने पिछले बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने गाइड भी किया है। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो भी कोई बात नहीं। बस ये है कि आपको स्ट्रेटेजी अपनी सही करनी है। जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है वो लोग दूसरी स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ेंगे, और जो लोग मैथ में स्ट्रगल करते हैं वो लोग दूसरी स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ेंगे। दोनों ही लोग बहुत इजीली जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। देखिए, दो यूनिट है, एक यूनिट है मैथ्स एंड रीजनिंग। दूसरी यूनिट है आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन। ये दो डिफरेंट यूनिट है। मैथ्स और रीजनिंग में भी ये शायद आपकी फोर्थ यूनिट है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, मैं यूनिट में कंफ्यूज हूँ कौन सी यूनिट है। ये शायद सिक्स्थ यूनिट होगी। बीच में लॉजिकल रीजनिंग आती है इनके। तो ये जो दो यूनिट है, इन्हीं में मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। और इन्हीं से बच्चे डरते हैं कि मैथ्स के 10-15 सवाल आ गए, मैथ्स नहीं है तो हम पेपर वन कैसे करेंगे। लेकिन अगर हम ऑनेस्टली देखें, थोड़ा सा अगर हम सटलर वे में देखें, तो मैथ्स के मैक्सिमम दो क्वेश्चन आएंगे जिनके लिए आपको प्रॉपर मैथ्स चाहिए। अभी लास्ट टू लास्ट टाइम का अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन छोड़ दें तो बाकी सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के डेटा इंटरप्रिटेशन हैं उनमें बहुत इजी इजी क्वेश्चन आए हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए आपको टेंथ तक की मैथ्स का कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आप अगर बस कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हो, आपने प्रैक्टिस कर ली, 20-25 क्वेश्चन कर लिए डेटा इंटरप्रिटेशन के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए, आपने फॉर्मूले याद करने के बाद वो फॉर्मूले आपको अप्लाई करना आ गया, तो फिर आपको बेस नहीं चाहिए टेंथ तक की मैथ्स का। आप इजीली डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक बार इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं ताकि आप अपने अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लो। देखिए, ये जो मैथ्स और रीजनिंग है, ये जो मैथ्स और रीजनिंग है, इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक है मैथ्स और एक है रीजनिंग। अब दोनों ही चीजें हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, दोनों ही चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। मैथ्स जो है, अगर हम यूजीसी नेट में मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स में सिलेबस ही आपका ऐसा है कि उसमें अप टू टेंथ तक की मैथ्स आ जाती है। अब आप सोचो, जिन लोगों की मैथ्स बहुत वीक है या फिर जिन लोगों ने बहुत टाइम से मैथ्स नहीं पढ़ा, जो लोग कंफर्टेबल नहीं है मैथ्स में, पढ़े हुए काफी टाइम हो गया, अगर वो लोग पूरा टेंथ तक की मैथ्स कवर करने के पीछे भागेंगे, सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ, ठीक है, फिफ्थ तक हम बेसिक मैथ्स मान लेते हैं, जोड़ना घटाना, लेकिन छठवीं से शुरू हो जाती है थोड़ा सा मैथ्स में परसेंटेज वगैरह के कंसेप्ट। एट्थ नाइन टेंथ की भी अगर हम 3 साल की भी मैथ्स अगर हम माने तो आठवीं से ज्योमेट्री शुरू हो जाती है, और मेन मेन चीजें आठवीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अगर हमें बहुत लंबा टाइम हो गया इनको पढ़े हुए और हम इनके पीछे भागे कि हम 10वीं तक की जो गणित है उसको हम अच्छे से करें, 6 महीने हमारे पास यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के होते हैं, आपका 6 के 6 महीने आप इसी में भी दोगे, फिर भी ये मैथ्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि मैं इनको कर लूंगा। क्योंकि 3 साल की गणित आप 3 महीने में 6 महीने में नहीं पढ़ सकते। आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ रटना है तो आप रट के कर लो। बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं,
अगर पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्वेश्चन आप नहीं छेड़ सकते। एक ही सवाल में आपको परसेंटेज भी पूछते हैं, उसी सवाल में आपको रेशियो प्रोपोर्शन भी पूछेंगे, और कई बार उसी क्वेश्चन में औसत वगैरह सब कुछ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग मैथ्स को जो फॉर्मूले हैं उनको रटने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, तो दूरी इक्वल टू हो गया समय गुणा चाल, इसको हम बोलेंगे, और डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब लोग इसको याद कर लेते हैं, लेकिन जो मैथ्स के टाइम पे क्वेश्चन आएगा, जो आपका यूजीसी नेट में क्वेश्चन आएगा, वो ये नहीं आएगा कि आपकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में आप कितना चल पाओगे। ऐसे सवाल नहीं आएंगे वहां पे ऐसे सवाल आएंगे, दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक ट्रेन इतनी स्पीड से आ रही है एक्स स्पीड से, दूसरी ट्रेन वाई स्पीड से आ रही है, दोनों की लेंथ इतनी है, दोनों कितने टाइम पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। या फिर आपने औसत का फॉर्मूला पढ़ लिया। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। हाँ, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज है उनको आपने ऐड करना है, और जितना आपके सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर। हाँ, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जितनी भी वैल्यूज उनको ऐड करना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल वैल्यूज। तो ये औसत का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, और 3 महीने में 6 महीने में हम बस इन्हीं फॉर्मूले को पढ़ सकते हैं। लेकिन नेट के टाइम पे क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि 3 पेंडुलम है, एक पेंडुलम हर 10 सेकंड में इधर उधर हो रहा है, दूसरा पेंडुलम हर 20 सेकंड में इधर उधर हो रहा है, तीसरा हर 30 सेकंड में इधर उधर हो रहा है। तो एक दिन के बाद वो कितने टाइम में फिर से एक जगह पे आएंगे। तो यहाँ पे आपका एवरेज भी लगेगा, यहाँ पे आपका एलसीएम भी लगेगा। एलसीएम को मुझे पता नहीं एलसीएम को क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समावर्त। हाँ, लघुत्तम समावर्तक। हाँ, तो एलसीएम भी लगेगा। ये सारे के सारे आपके कंसेप्ट लगेंगे। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, तो भी जेआरएफ आराम से हो सकता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ है जेआरएफ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे नहीं भागना है अगर हम इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो। आप 10वीं तक की गणित नहीं कर सकते 2-3 महीने में, ठीक है। ये तो बात थी उन लोगों की जिन लोगों जो लोग थोड़ा सा मैथ पढ़े हुए बहुत समय हो गए थे इन लोगों को। और इसमें कोई शर्माने वाली बात भी नहीं है, आप ये खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम लोगों ने मास्टर्स की हुई है योग में, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने मास्टर्स करी हुई है फिजिक्स में, आप उससे केमिस्ट्री के सवाल पूछो। अब वो पेपर 1 में हमें पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे मैथ्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो आप बहुत खुले मन से आराम से इसको छोड़ सकते हो, ये वाला पोर्शन एटलीस्ट। ये कुछ एक फॉर्मूले, टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ एक फॉर्मूले रटने से, या फिर कैलेंडर के कुछ एक फॉर्मूले रटने से, औसत के कुछ एक फॉर्मूले रटने से मैथ्स के ये जो सवाल आते हैं ये नहीं हिलेंगे। तो इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैथ और रीजनिंग एक यूनिट है मिला के। तो मैथ्स और रीजनिंग एक यूनिट से कितने सवाल आते हैं पेपर 1 में? सर 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 सवाल आते हैं, हाँ, मैथ्स और रीजनिंग से। ये पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। जो भी लोग सीरियस हैं वो लोग सिलेबस को, किससे कितने सवाल आ रहे हैं, पेपर 2 में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, पिछले लास्ट 2 बार के पेपर उठाओगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ा सा यूजीसी श्लोक में ज्यादा घुसने लग गया, तो पिछला ट्रेंड देखिए आप लोग। ये देखिए पूरा सिलेबस और स्ट्रक्चर है वो पूरा देखिए, तब जाके आप स्ट्रेटजी बना पाओगे। तो 5 सवाल आते हैं हमारे मैथ्स और रीजनिंग से। अब मैथ्स और रीजनिंग से ये जो 5 सवाल हैं ये कभी कभी बट जाते हैं। जैसे
मोस्टली क्या होगा, मैथ से 2 सवाल आएंगे और रीजनिंग से 3 सवाल आएंगे। और ये 3 सवाल भी आपको कैलेंडर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 सवाल में एक सवाल हमेशा होता है न्यूमेरिकल सीरीज का। न्यूमेरिकल सीरीज का मतलब ये वाली सीरीज 1, 3, 5, 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इस तरीके की सीरीज न्यूमेरिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, ये जो रीजनिंग है इससे एक सवाल होगा ही होगा, 2-3 टॉपिक में और बताऊंगा, उससे एक सवाल होगा ही होगा। तो ये जो 5 सवाल है, 5 सवाल में से 2 सवाल मैथ्स के आएंगे, 3 सवाल रीजनिंग के आएंगे। या फिर मैक्सिमम कभी कभी क्या हो सकता है, 3 सवाल आपके मैथ्स के आ जाए और 2 सवाल रीजनिंग के आ जाए। ये बहुत कम होता है। मोस्टली आप जितने पेपर उठाओगे उन सब पेपर में 3 सवाल आपको रीजनिंग के मिलेंगे। लेकिन अभी अभी यूजीसी ने स्टार्ट किया है कि 3 सवालों कभी कभी मैथ्स के दे रही है, लेकिन 3 सवाल से ऊपर आपको कभी भी मैथ्स के सवाल नहीं मिलेंगे, प्योर मैथ्स के सवाल नहीं मिलेंगे। मैं अभी डेटा इंटरप्रिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने क्यों अलग रखा है उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो 3 प्योर मैथ्स के सवाल हैं, इनसे ज्यादा कभी मैथ्स के सवाल नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी आपने लोगों को बहुत परेशान होते हुए देखा होगा कि मेरी तो मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, मैं कैसे पेपर 1 करूँ। आप इन 3 सवाल को छोड़ दो, आप 47 सवाल में से देखो, 47 में से अगर आपने 30 सवाल भी कर लिए तो आपके 60 नंबर हो गए। 60 नंबर बहुत होते हैं जेआरएफ के लिए, अगर आप पेपर 1 आपका स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है तो। नहीं तो 47 में से आप 35-40 आसानी से कर सकते हो पेपर 1 में, अगर आपने पूरा पेपर 1 पढ़ा है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। पेपर 1 का भी हम डिस्कस करेंगे क्यों पेपर 1 में जो है इतना पढ़ने के बाद भी हमारे नंबर नहीं आते। ठीक है, तो ये जो 3 सवाल हैं, जो लोग मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं है वो इन 3 सवाल के पीछे अपना पूरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिनको पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जो लोग कंफर्टेबल हैं, जो जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग सारे प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए योगा के और उसमें मैथ्स के सवाल ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर 10 में से आपने 6-7 सवाल भी कर दिए, इसका मतलब आपका प्रैक्टिस करना वर्थ है। अपने सारे कंसेप्ट वगैरह को आपको ब्रश अप करना पड़ेगा जितने भी उसमें भी ये नहीं है कि आप फिर से किताबें उठा उठा के पढ़ रहे हो, एवरेज वगैरह ये सारी चीजें। आप कोई YouTube वीडियो खोल लीजिए जिसमें मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोई सॉल्व करवा रहा हो। यहाँ पे भी हम मैथ्स को बहुत सुपरफिशियल हम करने की कोशिश करेंगे ताकि बहुत ज्यादा टाइम ना जाए और जिन लोगों को आता है उनका जो कंसेप्ट है वो ब्रश अप हो जाए। या फिर आप क्या कर सकते हो, बेस्ट है प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ, उन सभी सवालों को करने की कोशिश करो। 100-200 सवाल अगर आपने कर लिए तो यूजीसी का एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैथ्स के सवाल इसी तरीके के आ रहे हैं। ज्यादातर जो मैथ्स के सवाल होंगे वो इसी तरीके के आएंगे। ट्रेन वाले, औसत वाले, एक बैट्समैन का एवरेज पहली 50 इनिंग में 48 था, 51वें इनिंग में उसने 60 रन मारे तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों को घुमा घुमा के यूजीसी देती है। जिन लोगों को मैथ्स पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, नहीं बिल्कुल भी इन 2-3 सवालों में आपको फंसना है। अगर फंस जाओगे तो आपका पूरा टाइम इसी में चला जाएगा, बाकी का आप स्कोर नहीं कर पाओगे। उसी टाइम पे अगर आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप इजीली काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। जिन लोगों को मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि हम कर सकते हैं, उनको प्रीवियस ईयर पेपर उठाने हैं। अगर योगा के मिल रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सारे के सारे पेपर 1 एक से ही होते हैं। तो सारे पेपर 1 उठाइए, मैथ्स के सवाल उठाइए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा जाने पहचाने लग रहे हैं तो फिर उनको सॉल्व कीजिए, पर अगर अननोन हो गए हो तो फिर आप भी सॉल्व मत कीजिए। जहां तक रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग हम क्लास में बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। जो ये 2-3 सीरीज है, न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, रिप्लेसमेंट ऑफ अल्फाबेट्स टू न्यूमेरिकल, ये सारी की सारी सीरीज हम क्लास में सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के पीछे का फायदा क्या है कि इसके पीछे कुछ भी बेस नहीं है।
अगर मैं आपको न्यूमेरिकल सीरीज समझा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि आपको 10वीं तक का कुछ नॉलेज चाहिए, प्री रिक्वायर्ड कोई भी नॉलेज नहीं है यहाँ पे, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। आपने 2-3 घंटे क्लास में दे दिए, आपने 50-60 सवाल बना लिए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 3 में से आप 2 सवाल तो कर ही लोगे। तो ये रीजनिंग हम क्लास में अच्छे से करेंगे, मैथ्स को हम जस्ट सुपरफिशियली करेंगे, जिनको आता है वो करते रहेंगे, जिनको नहीं आता है वो लोग स्किप कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस के 2-4 फॉर्मूले रटवा दूं, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और उसका कुछ फायदा भी नहीं है। तो ये तो थी मैथ्स और रीजनिंग की यूनिट, 4th यूनिट। किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात आप लोगों के समझ में आई? Yes, sir, आ रही है। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये 6वीं यूनिट है या फिर 7वीं यूनिट होगी, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। डेटा इंटरप्रिटेशन में कैसे सवाल आते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। डेटा इंटरप्रिटेशन में एक इस तरीके का ग्राफ बना होगा, इस तरफ हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बना रहा हूं मैं, ये 10, 20, 30, 40। ये हो गया सेक्शन ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में मोस्ट प्रोबेबली कैसे क्वेश्चन आते हैं कि चारों सेक्शन में एवरेज बच्चे कितने हैं। तो यहाँ पे आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हो। सेक्शन ए में 30 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है। तो ये हो गया आपके 100 और 4 सेक्शन है, 100/4, तो 25 बच्चे औसतन एक एक सेक्शन में है। अभी अगर जिन लोगों को ये बहुत एवरेज भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, एवरेज वगैरह ये सारे फॉर्मूले हम क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जस्ट कुछ फॉर्मूले रट के, 8 या 10 फॉर्मूले रट के आप डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रैक्टिस के साथ, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 8 या 10 फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। और आप अगर प्रैक्टिस करोगे, अगर आपने डेटा इंटरप्रिटेशन के 45-50 सवाल कर लिए तो 5 में से 3-4 सवाल आप कर ही लोगे। इतना मुश्किल नहीं है। आप डेली डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सवाल उठा लीजिए, सॉल्व कीजिए। नहीं हो रहा है तो आपका कोई दोस्त है, उससे आप पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो अगर आप कोई सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपको मैथ्स को नहीं छेड़ना है अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो। लेकिन जो डेटा इंटरप्रिटेशन की मैथ्स है वहां पे भी मैथ्स, यहाँ पे भी गणित ही है। लेकिन वहां की जो गणित थी वो बहुत बेसिक और बहुत एक तरह से डीप थी, यानी कि आपके सारे कंसेप्ट सही होने चाहिए प्योर मैथ्स के सवाल को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर जो गणित के सवाल आते हैं वो बहुत सुपरफिशियल सवाल होते हैं, बहुत इजी सवाल होते हैं। ये मैं अभी पहला सिनेरियो बता रहा हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, बहुत इजी सवाल आते हैं। कुछ और सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको ऐसे सवाल पे आ जाएंगे कि सेक्शन डी में सेक्शन बी से कितने बच्चे ज्यादा हैं। तो यहाँ पे 40 बच्चे हो गए, यहाँ पे आपके 10 बच्चे हो गए, तो 30 बच्चे ज्यादा हो गए। इस तरह के बेसिक सवाल भी डेटा इंटरप्रिटेशन में आते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको मैथ से डरना नहीं है, बार बार इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनके लिए कोई भी पुराना बेस नहीं चाहिए। यही 8 से 10 फॉर्मूले हैं, जितनी ज्यादा बार आप इनको अगर आप नहीं भी समझो तो भी चलेगा। आपको यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज क्या होता है, वहां पे आपको समझने की जरूरत है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है।
पर सेंट, यानी कि प्रत्येक 100 में, ऐसे कंसेप्ट वहां पे आपको समझने हैं। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, आप बस रट लीजिए फॉर्मूला। औसत का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे लगेगा, ये बस आपको यहाँ पे समझना है। कुछ भी आपको उसके पीछे का जानने की जरूरत नहीं है कंसेप्ट। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में कितना भी टाइम हो गया आपको मैथ्स पढ़े हुए, हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। आप लोग कॉपी और पेन साथ में रखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके 5 में से 4 सवाल हो ही जाएंगे एक सिनेरियो में, अगर यूजीसी हमेशा की तरह क्वेश्चन पेपर देता है तो। ज्यादा से ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट सवाल यहाँ पे क्या होता है कि जो सेक्शन डी है उसमें सेक्शन सी के कंपैरिजन में कितने परसेंट बच्चे ज्यादा हैं। तो ये जो परसेंट ज्यादा, परसेंट कम, ये सारे के सारे सवाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। और जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये सारे के सारे सवाल आपको लगेंगे कि हाँ, बार बार सेम क्वेश्चन दे रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन में यूजीसी। अब ये तो था पहला सिनेरियो डेटा इंटरप्रिटेशन का, लेकिन अभी आपने देखा होगा जो जुलाई का एग्जाम था योगा का, एक एग्जाम कैंसिल हुआ ना अभी, जुलाई में हुआ शायद वो एग्जाम। तो जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें पहली बार डेटा इंटरप्रिटेशन में यूजीसी ने फंडामेंटल मैथ्स के क्वेश्चन भी डाले थे, यानी कि बहुत टफ क्वेश्चन डाले थे। तो मैंने काफी बच्चों से पूछा, मुश्किल से मुझे 1 या 2 बच्चे मिले होंगे जिन्होंने उन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश की थी और उन सवालों को सही सही सॉल्व किया था। क्योंकि सबसे पहले 3 घंटे आपको मिलते हैं, 3 घंटे में से अगर आप मान के चल रहे हो कि आपके पास 1 घंटा 30 मिनट भी आपके पास पेपर 1 के लिए है, तो बाकी के पेपर 1 के सवाल भी बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं। आप एकदम, ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन लिखी आपको टिक करना है, 4-4, 5-5 लाइन के सवाल होते हैं, उनको आपने पढ़ना है, फिर सोचना है, फिर उसको टिक करना है। तो अगर डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल आ गया आपके पेपर में, तो फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर मैक्सिमम बच्चे उसे छोड़ने वाले हैं। और ये कंपटीशन है, अगर सब छोड़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डेटा इंटरप्रिटेशन पहले सिनेरियो जैसा इजी आ गया और आपने फिर भी छोड़ दिया, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन को पढ़िए कि अगर क्वेश्चन थोड़े से इजी आ रहे हैं, सॉल्व करने लायक आ रहे हैं, तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे सॉल्व कर लेंगे ताकि हम भी कंपटीशन में रहें। लेकिन अगर डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा मुश्किल आ गया, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आ गया, तो सबका छूटेगा, फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए डेटा इंटरप्रिटेशन को हमेशा लास्ट में करना चाहिए। कुछ लोग पेपर 1 को पहले उठा लेते हैं, उसमें सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन ही होता है, आराम से उनका 20-25 मिनट उसमें चला जाता है, फिर लास्ट में 30-30 सवाल छूट जाते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन 5 सवाल हैं, लास्ट में आपको जितना टाइम मिल रहा है उतने टाइम में डेटा इंटरप्रिटेशन करना है। और टफ क्वेश्चन भी हम डेटा इंटरप्रिटेशन के करेंगे, लेकिन ज्यादातर फोकस हमारा रहेगा कि जो यूजुअल सवाल आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में, मैं इजी क्वेश्चन भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो यूजीसी नॉर्मली सवाल देती है, हमेशा से देती आई है, ऐसे सवालों की हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और टफ सवाल है उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, पर अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ऐसे सवालों के लिए या तो पेपर में टाइम नहीं बचता, और बचता भी है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। समझ आया? Yes, sir. ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है इसमें? हमने लगभग सारी बात कर ली कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। पहले हम डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक फॉर्मूले सीखेंगे, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक फॉर्मूले सीखने के बाद मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप उनको सारा याद कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपसे क्लास में पूछूं, आप फॉर्मूलों को अप्लाई कब कर पाएंगे, जब वो सारे के सारे आपको याद रहेंगे। अब जिस समय मैं आपको फॉर्मूले अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, अगर उस समय याद करने में आप स्ट्रगल करोगे, तो आपका ध्यान क्लास में अप्लाई कैसे हो रहे हैं इसमें पूरी तरीके से आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तो पहले हम फॉर्मूले सीखेंगे, आप उनको याद कीजिए, फिर हम प्रीवियस ईयर के, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई इजी सवाल उठाऊंगा, प्रीवियस ईयर के डेटा इंटरप्रिटेशन की पूरी शीट पड़ी हुई है, जो भी आज तक योगा में सवाल आए हैं हम उन्हें ही सॉल्व करेंगे, ताकि थोड़ा आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, यही लेवल है डेटा इंटरप्रिटेशन का।
डेटा इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम रीजनिंग करेंगे, क्योंकि रीजनिंग भी कह सकते हैं हम थोड़ा सा स्कोरिंग है, क्योंकि 2-3 घंटे की क्लास करनी है, उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और आपके 3 सवाल इजीली हो जाएंगे। उसके बाद टाइम बचता है तो सिर्फ वही लोग जो लोग थोड़ा मैथ्स में कंफर्टेबल हैं उनके साथ हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका जो अगर थोड़ा सा कंसेप्ट अगर थोड़ा रह रहा है तो वो ब्रश अप हो जाए। ठीक है, तो हम अभी से स्टार्ट करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ फॉर्मूले आपको रटने हैं। कौन कौन से फॉर्मूले रटने हैं? सबसे पहले एवरेज, औसत, उसके बाद परसेंटेज, प्रतिशत, साथ साथ में आप लोग लिख भी सकते हो, क्योंकि कोई नोट्स मैं आपको अलग से नहीं दूंगा। यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ आप लोग साथ साथ लिख के प्रैक्टिस करके बाद में उन्हीं से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और प्रोपोर्शन को समानुपात। ये 3 टॉपिक हैं, इनके हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं। फॉर्मूले कैसे अप्लाई होंगे ये भी मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा। फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप बिना झिझक के क्लास में पूछो। अब बार बार पूछोगे मैं आपको बार बार बताऊंगा, लेकिन एक बार अगर एक टॉपिक हो गया तो उसके बाद जब हम प्रैक्टिस कर रहे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप पहले से सीख चुके हो तो आप आंसर करोगे। तो इसलिए जब हम सीख रहे हैं उस समय बिना झिझक के आपको पूछना है, और बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको इन सभी फॉर्मूलों को करवाऊंगा। लेकिन फिर भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पहले से ही मैथ्स में थोड़ा सा कंफर्टेबल है, उनको लग सकता है कि हम बहुत बेसिक चल रहे हैं, लेकिन अब डीआई के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डीआई में हमें बेसिक मैथ्स की ही जरूरत है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग। इन्हीं को हम पढ़ेंगे अभी 1 या 2 दिन में। जितने भी फॉर्मूले हैं इन सबको पढ़ेंगे। कुल मिला के हमारे 9 या 10 फॉर्मूले हो जाएंगे, वही आपको याद करने हैं, समझने हैं। सबसे पहला है एवरेज। औसत। अब औसत का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। एवरेज होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। अच्छा, इतनी इंग्लिश से सभी लोग कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. ओके। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी भी आपके पास वैल्यूज है, जितनी भी आप लोगों के पास संख्याएं हैं, उन सभी को आपने जोड़ना है और किससे भाग देना है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास है, उसमें बच्चों के नंबर इस तरीके से, एक बच्चे को 10 नंबर आए, एक को 20 नंबर आए, एक को 30 नंबर आए, एक को 40 आए, एक को 50 आए। अब हमें इनका औसत निकालना है। तो इनका औसत हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं उनको जोड़ दो। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे, 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, और किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो कितनी वैल्यूज है यहाँ पे? 5. 5 वैल्यू है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया
4 3 7 10 Sir, 150। 150 by 3, sorry, 150 by 5 is equal to 30. हाँ, इसका मतलब जो औसत है पूरी क्लास का कितना है, 30 है। औसत को थोड़ा सा अगर आपको समझना है तो आप औसत को इस तरीके से समझ सकते हो कि क्लास में सभी बच्चों के जो नंबर हैं वो अलग अलग है, लेकिन अगर आपको क्लास को किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है तो वो हम औसत से करते हैं। यानी कि नॉर्मली वहां पे बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं। जैसे औसत को हम कहाँ पे यूज करते हैं, एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वैसे इसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये चीजें हम समझेंगे तो फॉर्मूले को थोड़ा हम और अच्छे से याद कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए, आप नॉर्मली हमारी डाइट में हम रोटी खाते हैं, तो हमेशा हम अलग अलग रोटी अलग अलग नंबर्स में हम खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कभी हम 4 रोटी खा रहे हैं, कभी हम 6 रोटी खा रहे हैं, कभी हम 3 रोटी खा रहे हैं, कभी हम 5 खा रहे हैं, कभी हम 8 भी खा रहे हैं, कभी हम फिर से 4 खा रहे हैं, कभी फिर से 5 खा रहे हैं। तो ये हमने एक हफ्ते तक इतनी रोटियां खाई। लेकिन फिर भी अगर एक हफ्ते के बाद जो हमारे घर में खाना बना रहे हैं, हमारी माँ अगर खाना बना रही है, तो वो कैसे एग्जैक्ट रोटियां बनाती है, तो आप इसका एवरेज निकालेंगे। 6 4 10, 3 13, 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, 30 और 5 35, 7 35 इनका पूरा का पूरा एडिशन हो गया। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है यहाँ पे 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। यानी कि औसतन आप डेली की लगभग लगभग 5 रोटी खा रहे हो। तो आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम बोलेंगे कि आप 5 रोटी खाते हो। तो अगर आपकी माँ खाना बना रही है तो वो नॉर्मली खाना बनाएगी 5 रोटी के हिसाब से। आप अगर बहुत लंबे टाइम के बाद भी अगर घर जा रहे हो तो वो खाना बनाएगी 5 रोटी के हिसाब से, क्योंकि औसतन आप 5 रोटी खा रहे हो। तो औसत बेसिकली यूज होता है अगर कोई वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है किसी चीज के अंदर, तो एक उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम औसत का यूज करते हैं। तो ये था औसत। अगर आपको ये समझ में नहीं आया क्यों यूज करते हैं तो कोई बात नहीं, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, एक और सवाल हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक गांव की पॉपुलेशन 1.8 करोड़ है, दूसरा गांव भी उसकी पॉपुलेशन है 2.2 करोड़, तीसरे गांव की पॉपुलेशन है 3.4 करोड़, चौथे गांव की पॉपुलेशन है 4.6 करोड़। अब इनकी एवरेज पॉपुलेशन कितनी होगी? सर 3 होगी। सर 3 3 करोड़। होगा। 3 करोड़। 3 करोड़। ओके, ठीक है, तो सभी लोगों का 3 आया। अब देखिए, ये मैंने करोड़ यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, जिन लोगों ने सॉल्व किया वेरी गुड। करोड़ यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ये मैं धीरे धीरे जो मैंने देखा है पिछली क्लास में सारे फॉर्मूले बताने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए वो सारी चीजें मैं अभी ऐड करके चल रहा हूँ। किसी का माइक ऑफ है और नॉइज आ रहा है, ठीक है। ये करोड़ क्यों लिखा हुआ है? अगर आपको संख्या किसी भी चीज में मिलती है, पीछे से लीटर लिखा हुआ है, पीछे से करोड़ लिखा हुआ, पीछे से लाख लिखा हुआ है, और आपसे औसत पूछ रहे हैं, तो आपको ये जैसा है वैसे ही आप लिख लो। 1.8 करोड़ प्लस 2.2 करोड़ प्लस 3.4 करोड़ प्लस 4.6 करोड़। जो करोड़ लिखा हुआ है इससे डरना नहीं है, इसको बस ऐड कर लो और जैसे फॉर्मूला है वैसे ही आपको अप्लाई करना है ये। और बाद में सारी की सारी चीजें कट के ये 3 और करोड़ वहां पे बच जाएगा। 3 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या गलती नहीं करनी है,
अगर एक वैल्यू है 3 करोड़ में और दूसरी वैल्यू है 30 लाख में, और इन दोनों का एक गांव की पॉपुलेशन है 3 करोड़, दूसरे गांव की पॉपुलेशन है 30 लाख, तो हम 3 करोड़ प्लस 30 लाख अपॉन 2 नहीं कर सकते। सारे नंबर्स के पीछे सेम चीज लिखी हुई होनी चाहिए। अगर किसी के पीछे 1000 लिखा है तो वो 1000 रहेगा, किसी के पीछे लाख लिखा है तो लाख रहेगा। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, या तो आप 3 करोड़ को लाख में कन्वर्ट कर लो, या तो 30 लाख को आप करोड़ में कन्वर्ट कर लो। लेकिन अगर आपको बहुत बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, 3 करोड़ को नॉर्मली हम कैसे डिवाइड करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दो करोड़ से। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? सर 70। 7 होते हैं। ठीक है, तो हमने 7 जीरो। देखो, लाख में 5 जीरो होंगे, इसके बाद 10 लाख में 6, करोड़ में 7 जीरो, तो लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 1 करोड़ से, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लाख से, यहाँ पे लाख लिखा हुआ है तो इस 30 को मल्टीप्लाई करेंगे लाख से, तो ये जो लाख है इसमें 5 जीरो होते हैं। तो ये हमने अभी दोनों के दोनों को नॉर्मल जो संख्या है उसमें लिख दिया। 3, 1 2 3 4 5 6 7, 30, 1 2 3 4 5, तो ये नॉर्मल संख्या हो गई। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद इनको डिवाइड कर लीजिए 2 से। अब जितना आ रहा है, जैसे अभी मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, 3, 1 2 1, ये था 3 करोड़, हमने करोड़ में इसको नॉर्मल पूरा एक्सपेंड करके लिख दिया था। अब इसमें से हम ऐड करेंगे 30 लाख, तो ये कितना हो गया, 3 3 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 3 करोड़ 30 लाख। अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये हो गया 3 करोड़ 30 लाख, और इसको हमने डिवाइड करना है 2 से। तो ये हो गया आपका 1 करोड़ और 65 लाख आपका, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा आ गया 1 करोड़ 65 लाख। और यहीं पे हमें, सॉरी, हाँ, 1 करोड़ 65 लाख। अब ये जो 1 करोड़ 65 लाख है यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें पहले सिंपल आपने उसको एक्सपेंड करना है, उसके बाद उसको ऐड करना है, फिर हम औसत बताएंगे। करोड़ और लाख को आपको एक साथ नहीं जोड़ना है। समझ में आया ये? यस सर। ओके, ठीक है, तो इतना ही हम आज की क्लास में करते हैं। कल की क्लास में हम परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन देखेंगे। तो कल की क्लास में टाइमली क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट 9 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, और फिर आपके अगर फॉर्मूले मिस हुए तो वो फिर आपको आगे प्रॉब्लम आएगी उन फॉर्मूलों को समझने में। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।